नमस्कार। संगीत के क्षेत्र में रियाज में निरंतरता बहुत आवश्यक है। अगर कोई संगीतकार या गायक गायिका इस निरंतरता से चूक जाता है या जाती है तो उसे इस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर पाना टेढ़ी खीर साबित होता है। इसीलिए संगीत की शिक्षा देने वाले अपने शिष्यों को अक्सर इसके महत्व के बारे में जागरूक करते रहते हैं। लेकिन रियाज सही होना चाहिए और जानकार गुरु के सानिध्य में ही होना चाहिए। इन्हीं विषयों को लेकर अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं सुप्रसिद्ध गायिका और संगीत शिक्षिका डॉक्टर जसमीत कौर जी से। मैडम, आपका एक्सट्रा स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने मुझे ये मंच उपलब्ध करवाया ताकि मैं अपने दिल की जो भी बात है वो आपके माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुँचा सकूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के साथ अपनी संगीत की यात्रा साझी कीजिए। जी, मेरी संगीत की यात्रा मेरे बचपन से ही शुरू हुई जी। मेरे पिताजी के माध्यम से संगीत यात्रा शुरू हुई। उन्होंने बचपन से ही हमें संगीत सिखाना शुरू किया था अपने घर में। अगर मैं उससे भी पहले जाऊं तो मेरे दादाजी आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में थे, और जब वो आर्मी में गए तो उनको वहाँ मौका मिला म्यूज़िक सीखने का। अच्छा। तो उन्होंने बैंड ज्वाइन कर लिया। अच्छा, म्यूज़िक बैंड। जी, म्यूज़िक बैंड ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो उसके बाद भी वो संगीत से जुड़े रहे और उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कीर्तन सेवा करना। अच्छा। गुरबानी कीर्तन की सेवा करना। वो तो संगीत ही तो है। जी जी, बिल्कुल, वो भी संगीत है। और अपने अंतिम सांसों तक वो कीर्तन करते रहे। अच्छा। अलग अलग गुरुद्वारों में जाके कीर्तन करते रहे। उन दिनों यातायात रागी जी जी, राग विद्या उन्हें बहुत अच्छी तरह से आती थी। और उनका जो योगदान है वो जो हमारा क्षेत्र है आरसपुरा, पुराने लोग बहुत याद करते हैं अभी तक, क्योंकि वो उन दिनों यातायात के साधन नहीं थे, बहुत सीमित साधन थे। तो वो अपना हारमोनियम सर पे उठा के दूर दूर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक अपना हारमोनियम सर पे उठा के वो कीर्तन के लिए जाया करते थे। शायद इसीलिए संगीतकारों को या गायक गायिकाओं को जी तपस्वी भी कहा जाता है। जी, साधक बिल्कुल कहा जाता है। बिल्कुल। और इसी तरह से फिर ये परंपरा मेरे पिताजी भी इसमें भागीदार हुए। उनका भी रुझान था। वो साइंस स्टूडेंट थे। अच्छा। उन्होंने साइंस किया, बीएससी करते हुए एयरफोर्स में चले गए। अच्छा। लेकिन अपनी जॉब के साथ साथ थ्रू आउट इंडिया, जैसे बेंगलोर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, पटियाला, शिलोंग, मेघालय, ऑल ओवर इंडिया जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने संगीत का रुझान तो था ही। उन्होंने तलाशा यहाँ म्यूजिशियंस कौन हैं, क्या करते हैं, उनके साथ बैठकें, अपने एयरफोर्स के प्रोग्राम। जब मैं उनकी पुरानी एल्बम देखती हूँ तो मुझे लगता है ये किसी म्यूजिशियन की एल्बम है क्योंकि डिफरेंट कलाकारों के साथ उनके जो है उस पे फोटोग्राफ्स जी उसमें। तो संगीत की महफिलें आपके घर में लगातार चलती रही? चलती रही। छोटे तो संगीत आपके रगों में बहता? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे याद है कि मैं तब सेकंड क्लास में थी। अच्छा। जब इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ तो मुझे अभी तक याद है, बच्चों को कुछ भी चीज़ रटवाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पापा ने हमें मुझे और मेरी सिस्टर को वंदे मातरम सिखाया। अच्छा। बहुत छोटे थे। वंदे मातरम देश राग में सिखाया और उसके बाद हमने जब स्टेज पे गाया तो 10-15 मिनट तक तालियां बजती रही और फर्स्ट प्राइज भी आया। छोटी उम्र में एक बच्ची जो है तो वो बिल्कुल शास्त्रीय गायन कर रही है। शास्त्रीय गायन राग के माध्यम से संस्कृत में याद करवाना और फिर वो डिलीवर करना स्टेज पे गाना। तो मुझे वो दिन याद है कि किस तरह से हमारी जो शिक्षा शुरू उस समय तो पता नहीं था कि हो क्या रहा है, लेकिन आज वो सारी जो चीज़ें हैं याद आती हैं कि किस तरह से हमने शुरुआत की थी। तो पिताजी आपके पहले गुरु? जी, मेरे पहले गुरु। प्रेरणा दादाजी से? प्रेरणा दादाजी से। दादाजी हालांकि मैंने देखे नहीं। अच्छा। बट उनकी बातें बहुत सुनी। जी, उनकी बातें बहुत सुनी। उसके बाद आपने विधिवत तौर पर शिक्षा कब लेना शुरू की? जब मेरा मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ 10th 94 में मैंने किया था,
तो उन दिनों जिस तरह आज बच्चों को चॉइस दिया जाता है, तुम जो करना चाहते हो करो, लिबर्टी है। लिबर्टी है। म्यूज़िक तो हम सीख ही रहे थे, राग भी सिखाते थे पापा, लेकिन तब ये बच्चों में उतनी मैच्योरिटी नहीं होती थी। तो मेरे पिताजी ने मुझे बताए बिना ही म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में मेरा फॉर्म फिल कर दिया। अच्छा। और जिस दिन इंटरव्यू था तो उसी दिन लेटर पहुंचा, क्योंकि तब वही होते थे, बाय पोस्ट होता था, टेलीफोन की सुविधा और नहीं थी। बस हम उठ के आ गए, एकदम से गाड़ी निकाली और पहुंच के इंटरव्यू देने। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं ये करियर चूज़ करने वाली हूँ। तो इंटरव्यू वगैरह हुआ, राग सुनाया मैंने तब, तो बहुत जो पैनल बैठा था वहाँ उनसे बहुत एप्रिसिएशन मिली। उसके बाद मुझे लग रहा था शायद मुझे साइंस पढ़ना था, तो ये संगीत तो मैं वैसे ही कर सकती हूँ साथ में, एक्स्ट्रा करिकुलर। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर कर सकती हूँ, क्योंकि करियर तो तब भी डाउटफुल ही था इसमें। हाँ, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आर्ट में सदा रही है। जी जी बिल्कुल। तो पहले साल में जब मेरा फर्स्ट ईयर था, तो 2-4 महीने मैं सोचती रही मैं 1 साल करके भाग जाऊँगी यहाँ से। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मुझे शांति का एहसास कि नहीं, कुछ ये बड़ी चीज़ है, राग कोई छोटी चीज़ नहीं है, कुछ तो है, अब मुझे इसको जानना है। सिर्फ आपने खेल खेल में ही संगीत सीखा। बिल्कुल खेल, आप 11th का बच्चा देखिए, उसमें क्या मैच्योरिटी होती है, तो वही मैच्योरिटी मेरे में भी थी। मुझे नहीं सेंस था कि ये इतना बड़ा फील्ड है और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये अथाह सागर है, वहाँ उसके तल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। जी, बहुत मुश्किल, असंभव है। यस। तो इसी तरह से यहाँ पे एक परंपरा रही है, स्वस्थ परंपरा रही है क्लासिकल म्यूजिक की। जी। आपके दौर में भी जब आप पढ़ रही थी, यहाँ जी, पे अक्सर परफॉर्मेंसेस होती थी? परफॉर्मेंसेस होती थी, कॉम्पिटिशन्स होते थे, परफॉर्मेंसेस हमें सुनने का मौका मिलता था, बाहर से आते थे, म्यूजिशियंस आते थे, म्यूजिक, हाँ बिल्कुल। जब हम शाम को सुन के आते थे तो दूसरे दिन हम रियाज में लग जाते थे कि हमें भी वही करना है। लेकिन होता क्या है कि जब आपको एनकरेजमेंट और इंस्पिरेशन की कमी रहती है, तो फिर आपका वो जो जोश है वो भी थोड़ा थोड़ा धीमा पड़ने लगता है। तो म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे सबसे पहले गुरु श्री के.एल. हांडू थे। अच्छा। बहुत अच्छा सिखाया, वोकल में। अच्छा। बहुत अच्छा उन्होंने हमें सिखाया, हमारा फाउंडेशन उन्होंने इतना मजबूत बनाया, आज हम अपने कदमों पर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है पहला गुरु प्रोफेशनली वो कभी किसी को नहीं भूलता। हांडू सर। जी जी, हांडू सर। उसके बाद वीना कौल मैम, वीना गुप्ता कौल मैम, वो भी बहुत मेहनत करी उन्होंने इंस्टीट्यूट में हम बच्चों के साथ। फिर सुदर्शन कौर कीर्ति मैम, उनके पास, उनका तो नाम सभी जानते हैं, जम्मू में बहुत नाम था उनका एक टाइम पे। ग्रेजुएशन ऐसे ही हो गया। फिर उसके बाद जब मास्टर्स कर रही थी तो फिर मैंने विधिवत ट्रेनिंग जो है अपनी शुरू करी श्रीमती सुनैना कौल जी के साथ। अच्छा। उनके पास सुनैना कौल जी भी एक लीजेंड माना जाता है। जी जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा की है संगीत की, बिना किसी अपने इंटरेस्ट के उन्होंने म्यूज़िक सिखाया। मैं घर से आती थी, ठंड कोहरा, पहले वो कहवा सर्व करती थी। अच्छा। और उसके बाद बिल्कुल आप बेटा आप पहले कहवा पियो। मैं दौड़ती हुई किचन में जाती थी, आप गिलास मत उठाइए, मैं खुद लाऊंगी। तो पहले वो कहवा पिलाते थे, फिर उसके बाद 6-6 घंटे में उनके पास बैठी रही हूँ। गुरु शिष्य परंपरा उसी को कहा जाता है। जी बिल्कुल। और अगर किसी अपने आप को एज आर्टिस्ट तराशना है जी, तो गुरु शिष्य परंपरा से बिल्कुल बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। बिल्कुल आपको समर्पित करना अपने गुरु को, जैसा वो कहीं। पहले आपको ये देखना है गुरु आप किन को बना रहे हो। बिल्कुल। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि वाकई आपको, जब शुरुआत में कहा ना, जानकार गुरु का सानिध्य बहुत आवश्यक है। आप गुरु बनाने से पहले रिसर्च कर लें कि आप गुरु बना के फिर उनके पीठ पीछे छुरा ना घूमे। गुरु बनाए। मैं दर्शकों से एक बात साझी करना चाहता हूँ कि जैसे मैम ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा में जब तक गुरु शिष्य को आज्ञा नहीं देता था तो शिष्य परफॉर्म नहीं करता था। मुझे लगता है उसके पीछे ये भी कारण रहता होगा कि थोड़ा सा परिपक्व हो जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि गुरु की भी तो रेपुटेशन जुड़ी हुई है। बिल्कुल, उसकी रेपुटेशन है। अगर आप किसी अच्छे घराने से सीख रहे हैं, उसके बाद आप स्टेज पे जाके
उनके मुताबिक नहीं गाते हैं तो उनकी रेपुटेशन स्टेज खराब बख्शता होगी। किसी को नहीं, माइक किसी को बख्शता नहीं। स्टेज कभी नहीं बख्शता, वो कभी भी कुछ भी हो सकता आपके साथ। तो इस तरह से उसके बाद फिर मैंने सुनैना मैम के पास सीखा। उन्होंने मुझे पंडित टीके जलाली साहब अच्छा। उनके पास भेजा। बड़े गुरुजी हैं। जी जी, उन्होंने मुझे उनके पास भेजा कि किसी रीज़न से वो नहीं ले पा रही थी क्लासेस, तो उन्होंने कहा अब आप उनके पास जाओ। कुछ सुनैना मैम ने बोला था टीके जलाली सर से उन्होंने भी सीखा है। जी जी, वो भी जाती रही उनके भी उस गुरु रहे। टाइम। जी जी, तो वही सीखने का तो सिलसिला हमेशा ज़िंदगी भर चलता रहता रहेगा, बिल्कुल। है और चलना चाहिए। रुक गया तो फिर ख़त्म, स्थापित नहीं कर पाता, जी। स्थापित नहीं, परफॉर्म नहीं कर पाता इंसान जी के जी। अंदर। तो इस तरह से जैसे ही मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और इंटरव्यू दिया तो मेरा जॉब लग गया अच्छा, म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में। खुशकिस्मती खुशकिस्मती कहते से, हैं। बिल्कुल। 94 में म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में आए थे एज स्टूडेंट, और अभी भी हम म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में ही हैं। जी। तो इस तरह से सिलसिला चल रहा है। और मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट श्रीनगर में हुई थी। अच्छा। 2003 था जब फिदाइन अटैक्स का टाइम था। टाइम था, मेरे बहुत ख्याल से माहौल ज़्यादा खराब पीक पे था, थी, बिल्कुल। लेकिन उस कॉलोनी के अंदर जो राजबाग में इंफा कॉलेज हुआ करता था, वहाँ अंदर एक अलग ही माहौल था। अच्छा। वहाँ बहुत गुनीजन लोगों से दुनिया मिले। से कटा हुआ। जी जी, वो छुपा के रखा था एक्चुअली अच्छा। कल्चरल एकेडमी ने कि किसी को, क्योंकि माहौल ही विरासत को वैसा था। संभालना हाँ है। बिल्कुल। तो कॉलोनी के अंदर उन्होंने म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स को वहाँ रखा था राजबाग में। तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे जो लेजेंड हैं हमारे, चाहे म्यूज़िक के चाहे फाइन आर्ट्स के। वहाँ पे उस्ताद दाऊस मोहम्मद खान अच्छा। और गुलाम मोहम्मद हकीम, उनका बहुत रोल रहा। वो उन दिनों मिलिटेंसी का दौर था, लेकिन किस तरह से वहाँ क्लासेस चलती थी, आज में भी वो दिन याद है मुझे। बहुत मेहनत करी। कलाकार को इसीलिए क्रांतिकारी भी कहा जाता है। बिल्कुल, उन्होंने बहुत मेहनत की। खान साहब तो ब्लाइंड थे, बॉम्ब ब्लास्ट होता था, थोड़ा देर रुकते थे और फिर दूसरे दिन चल पड़ते थे अपने पैदल। आप यकीन मानिए कि मैं खुद हैरान होती थी, टीआरसी से ये राजबाग तक पैदल आ रहे हैं स्टिक लेके। माहौल खराब है। माहौल ख़राब है। तो ये जज्बा होता है एक संगीतकार के अंदर कि किसी भी परिस्थिति में मुझे ये करना है, ये मेरी सीखना है, परफॉर्म भी करना है। मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल। जो मैंने लिया है अपने गुरुओं से वो आगे भी देना है। मैडम एक बात है, जब आपने सीखा, गुरु शिष्य परंपरा के तहत सीखा या इंस्टीट्यूट में सीखा, वैसे पैशन या रुझान आपका कला के प्रति, और आज आप सिखाती हैं, जी। तो क्या फ़र्क महसूस करती हैं? जब आप बच्चे थे, जवान थे, जी, आपके बच्चों में? मुझे अपने अंदर वैसा ही उत्साह नज़र आता है। आप में तो है, क्या बच्चों जी, में है? बच्चों में भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चों में नहीं है। बच्चों में भी है, उनको एनकरेज करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। पहले मैं खुद बैठूंगी तो फिर बच्चे बैठेंगे। अगर मैंने क्लास छोड़ दी तो वो दूसरे दिन क्लास से भटक जाएंगे। तो बाकी अभी हमें उनको बताना है, सिखाना है। फिर उसके बाद जब वो यहाँ से डिग्री करके निकलते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा अन्याय होता है, उनकी प्लेसमेंट्स उस तरह से नहीं है हमारे स्टेट में, जैसे स्कूल्स वगैरह में उनका प्लेसमेंट होना चाहिए, वहाँ उत्साह गिरता है। परफॉर्मेंस के लिए क्या मंच उपलब्ध हैं? परफॉर्मेंस के लिए मुझे लगता है कि वैसा तो इंस्टीट्यूट नहीं ऑफ है। म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में, कॉलेज में जी जी, अपना ऑडिटोरियम भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे ऑडिटोरियम नहीं है, एक क्लासरूम्स नहीं मतलब है। कि आर्टिस्ट्स को डेडिकेटेड एक कॉलेज है आपका, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, और परफॉर्मेंसेस के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल, वहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊँ तो आप देखिए, हम संस्कृति की बात करते हैं, अपने कल्चर की बात करते हैं, तो अगर हम 5000 साल पहले चले जाएं, वैदिक पीरियड में सामवेद की रचना हुई, जो पूरा संगीतमय है, संगीत ही उसका विषय है। और आज का दौर देखिए, हम कहाँ पहुँच के, हमारा जो इतिहास है वो इतना धनी है। उस समय हमारी जो एजुकेशन थी वो सारी संगीत के माध्यम से होती थी, जन जन में संगीत था। लेकिन आज संगीत की वो दशा अगर हम तुलना करें तो वो बहुत, उसमें गिरावट बहुत है। हमें अपने अस्तित्व से जुड़ना चाहिए। हमें अपने
अस्तित्व से जुड़ना चाहिए और चीज़ों को रिवाइव करना चाहिए। जैसे अब शिक्षा में संगीत बहुत ज़रूरी है। कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए ना? कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, बट उसके बाद जो प्रोफेशनली करना चाहे तो आ जाए। जी, बट क्यों होना चाहिए ये नहीं बता पाते ना कोई, क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो म्यूज़िक के हिडन एस्पेक्ट्स हैं वो सामने नहीं आते इन जनरल। जैसे म्यूज़िक कंसंट्रेशन को, मेडिटेशन के लिए बेस्ट मेडिटेशन, दूसरा कंसंट्रेशन। अगर जैसे बच्चा कोई स्वर का अभ्यास करता है, पहले तो उसकी बैठक बनी, वही बैठक उसको पढ़ने में भी काम आएगी। फिर उसके बाद जब उसने स्वरों का अभ्यास किया तो उसका कंसंट्रेशन, और जो स्वरों में सा रे गा मा, सा के बाद रे, रे के बाद गा, जो उसमें अंतर है वो अंतर करना जानेगा। तो इस तरह से वो सारी लॉजिकल चीज़ें हैं। संगीत मनोरंजन के तौर पर ही लोग जानते हैं, उसके अंदर के जो छुपे हुए पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें पूरा, और बच्चे को ये बहुत हेल्प करता है। मैं देखती हूँ बच्चे जो आते हैं हमारे पास, फर्स्ट ईयर में आते हैं, चंचल होते हैं, 4 साल जब सीख के निकलते हैं उनकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है। और अगर कोई इन फ्यूचर प्रोफेशन नहीं लेता है म्यूज़िक का, लेकिन वो अच्छा नागरिक तो ज़रूर बनेगा। बिल्कुल। और पीसफुल होगा, और अपना ज़िंदगी में शांति हमेशा उसकी ज़िंदगी में बनी रहेगी। अहम हिस्सा रहेगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि शास्त्रीय संगीत हमें एक अजीब सा अनुभव देता है, जिसे शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि अगर आप कुछ गुनगुना कर कोई ऐसा राग जी जो दर्शकों के साथ साझा करना चाहें जी तो प्लीज़, क्योंकि हर राग की अपनी विशेषता है। जी जी। आजकल जैसे अभी बरसात का मौसम है, तो आपने सुना ही होगा, सावन का मौसम है, तो आपने सुना होगा कि रागों का जैसे ऋतुकालीन राग होते हैं, तो बसंत के मौसम में बसंत गाया जाता है, और बरसात के मौसम में सावन में मल्हार गाया जाता है। तो मैं थोड़ी सी 2 लाइनें मल्हार की गुनगुनाऊंगी। गरजत बरसत भींजत आइलो, गरजत बरसत भींजत आइलो, हमारे मिलन को अपनी प्रेम पियरवा लो, गरबा लगाए गरजत बरसत भींजत आइलो, जो लो हम तुम एक ढिंग रही लो, सोलो रही लो हियर समान, सावन आइलो लाल चुनरिया देहो रंगाए, गरजत बरसत भींजत आइलो, गरजत बरसत, गरजत बरसत, गरजत बरसत भींजत आइलो। शास्त्रीय संगीत में रियाज करना और निरंतर करना कितना आवश्यक है? वैसे तो कला का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें प्रैक्टिस तो चाहिए। जी, उस जो शास्त्रीय संगीत है उसका रियाज तो अत्यंत आवश्यक है। मैं भी ये मैंने ज़िंदगी में महसूस किया है। एक तो गले के लिए
गले के लिए अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो दूसरे दिन गला चलेगा नहीं। जैसे कि कोई खिलाड़ी सीधा परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको एक्सरसाइज करनी है, उसको रोज़ उठना है, उसको दौड़ना है। इसी तरह से संगीत में अभ्यास तो करना ही है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे, अगर हम राग के जानकार हैं भी तो हम गा नहीं पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो गले को तंदुरुस्त रखने के लिए, चुस्त रखने के लिए रियाज बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आज का संगीतकार, गायक गायिकाएं जो हैं बड़ा शॉर्टकट ढूंढती हैं, ढूंढते हैं। बिल्कुल, ये बहुत दुखद है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। पहले 3 घंटे की मूवी हुआ करती थी, फिल्म 3 घंटे की हुआ करती थी, इंटरवल भी होता था उसमें। इंटरवल भी होता था। फिर वो 2.5 घंटे, 2 घंटे, फिर शॉर्ट मूवीज का टाइम आया जिसमें 10 मिनट की मूवी। अब तो रील का जमाना है। तो सेकंड्स में, अब तो सेकंड में। अगर किसी गायक को आधा घंटा गाना है, उसको बहुत मेहनत करनी है, पता भी चल जाता है, पता भी चलेगा कि वो क्या है। अगर लाइव गाना हो तो फिर तो बिल्कुल। और रील 4 सेकंड में उसको लाखों व्यूज मिल रहे हैं, तो वो क्यों मेहनत करेंगे? ये दुखद है। एक चीज और कि ये बहुत दुखद है। स्टूडियो में जब जाते हैं तो ट्रैक सिस्टम होता है। बिल्कुल। एक ही लाइन को अगर 20 बार आप गाते हो तो अरेंजर बेस्ट लाइन उठाता है, वो लगाता है। बिल्कुल। वो और अब तो AI है, बिल्कुल, आपकी आवाज उठा के आपकी आवाज उठा के वो किसी का भी कॉपी करेंगे तो सॉन्ग बना देंगे। लेकिन क्या अंदर से अंतरात्मा उसको शांति मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। कैसे मिलेगी शांति? तो रियाज में है। तो आर्टिस्ट को चाहिए क्या? पहले अंतरात्मा की शांति, फिर लोगों के लिए परफॉर्मेंस। बिल्कुल, पहले वो अगर खुद शांत है तभी वो दूसरों को शांति देगा। अगर वो खुद शांत नहीं है तो वो दूसरों को शांति कैसे? पहले आनंद खुद प्राप्त करना है ना, पहले खुद आनंद लेना है, उसके बाद ही वो दूसरों को आनंद दे पाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इस तरह से क्या कहेंगे आप इनको जो शॉर्टकट ढूंढते हैं? शॉर्टकट ढूंढने वालों की जो उम्र है वो पानी के बुलबुले की तरह है। बस बुलबुला एक पल के लिए फूला और उसी अगले पल में ख़त्म। तो रील बनाने वालों के लिए यही शिक्षा है कि वो रियाज करें अगर उन्होंने ज़िंदगी भर संगीत के साथ बने रहना है। और ये भी मत कहें कि हम संगीत के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, अगर खाली रीलें बनानी है, रील बनाने के लिए अगर आप जो सीरियसली जो जुड़े हुए हैं जी, उन पे गलत हो जाता है। उन पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे मैं मानती हूँ जिनकी जड़ें पक्की हैं वो पेड़ हिलते नहीं। बिल्कुल, उन पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होता। ये मोमेंटली है, ये चीजें मोमेंटली उनके लिए खुद नुकसान है, उनके फ्यूचर के लिए वो अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी है, कल आज ये दौर है, कल कोई और आएगा, फिर क्या होगा? जो चीज लाइव परफॉर्मेंस में है जी, बिल्कुल, तो रिकॉर्डेड में नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, नाद का महत्व जिंदगी में क्या है ये बच्चों को समझना चाहिए, जितने भी शिक्षक हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं शॉर्ट में कहना चाहती हूँ। नाद प्राण है। अगर हमारे शरीर से नाद निकल गया तो प्राण निकल गए, हमें मृत घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से नाद की साधना करें। नाद साधना में मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जब हम स्वर अभ्यास करते हैं, कभी आप क्लासरूम में आइए, देखिए 10 बच्चे यहाँ पे सिर्फ स्वर अभ्यास और अलंकार, अभी तो राग शुरू भी नहीं हुआ, एक अलग तरह का आनंद होता है उसमें। और मैंने बहुत बार सोचा कि ये क्या था, हमने तो गाया कुछ भी नहीं, तो बेस ही पकड़ रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ बेस पकड़ा। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत बार किए हैं, साइंस स्टूडेंट्स के साथ किए हैं। एक दिन मैंने अपने बेटे को बिठाया, उसको कहा कि आप ओम का उच्चारण करो तानपुरे के साथ। तो जो बच्चा गिटार बजा रहा है उसको वेस्टर्न म्यूज़िक में ज़्यादा अट्रैक्शन है। हालांकि बचपन में मैंने बहुत उनको संगीत सुनाया है, गवाया भी है, लेकिन टीनेज में बच्चे थोड़ा हो जाते हैं दुनिया में भी रहते हैं। बिल्कुल। तो वो बच्चा ये कह रहा है मुझे तो ओम का उच्चारण करते ही एलिवेटेड फील हो रहा है। आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए और अब अपनी संस्कृति को जानिए। नासा ने माना ओम यूनिवर्स में जो साउंड है, इनिशियल साउंड, बिल्कुल
संस्कृत वहाँ सिखाई जाती है। बहुत ज़रूरी है, हाँ आवश्यक बिल्कुल। है। हम ख़त्म हो गए, हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हमारे पास इतने शास्त्र हैं, हमें तो कुछ नई रिसर्च हम क्या ही करेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इतनी बड़ी धन दौलत दी है, शास्त्रों उसी को सहेज कर रख पाए तो उसी बहुत को है। सहेज कर रख पाएँ, उसी का पठन पाठन करें, पढ़ाएं, खुद पढ़ें, वो ही बहुत होगा हमारे लिए। चलो उम्मीद करेंगे कि जैसे आपने कहा कि नौजवान इस बात को जानेंगे और सच से वाकिफ भी होंगे। जी आप एक्सेलेंट स्टूडियोज़ में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी डॉक्टर जसमीत कौर जी से। उन्होंने कहा कि संगीत के क्षेत्र में कोई शॉर्टकट नहीं होते। रीलें बनाकर अपने आप को आप एज गायक गायिका डिक्लेयर नहीं कर पाते। यह बात सभी को समझनी भी चाहिए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।